हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला यूनिट है उसी का आगे का पार्ट है। टेक्निकल एजुकेशन के बाद जो नया ऐड किया गया है वो है आपका क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो लेक्चर शुरुआत करते हैं। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी अपडेट डालता रहूँ वो आपको उसके बारे में पता रहे। और दूसरा ये कि जो हमारी क्लासेस हैं वो 2 ईयर के कोर्स के साथ, मतलब 2 ईयर MPPSC मेंस कोर्स ये शुरू होने वाली है। ये इवनिंग बैच रहेगा कम्प्लीटली। और जो लोग छिंदवाड़ा में हैं या छिंदवाड़ा के आसपास हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में आके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियलिटी ये है कि मेडिकल जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो दे फेल टू प्रोवाइड द मच नीडेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर सपोर्ट टू इंडिया। क्योंकि जितने डॉक्टर्स इंडिया में होते हैं ना वो बहुत कम है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। एक साल में आज के डेट पे लगभग इंडिया में 1 लाख के आसपास डॉक्टर हर साल निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़, ठीक है, और अभी तो देखोगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, 135 करोड़ के आसपास भी हो सकती है। तो उसके लिए सफिशेंट नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल एजुकेशन में एक बात बताई थी कि लगभग 5 लाख हमारे पास इंजीनियर्स निकलते हैं, और उसमें से इतने ज़्यादा इंजीनियर्स निकलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर के साथ जनरली वो केस नहीं होता कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज़ लाइक बहुत कम डॉक्टर्स हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और ये प्रॉब्लम को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेलबींग ऑफ अवर पीपल के लिए, कि हमें लाइक प्रॉपर डॉक्टर्स चाहिए। ओके, नाउ एक चीज़ और आती है, वो ये रहती है कि अगर हम पहला इशू देखें तो फर्स्ट इशू इज़ लाइक डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज़ टू लो इन इंडिया। जितने डॉक्टर होने चाहिए वर्सेस जितने पेशेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो है। एक डॉक्टर लगभग 11,000 पेशेंट को देखता है इंडिया में। अगर आप ऐसे स्टेट्स की बात की जाए जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपने पिछले सेंसस का रिपोर्ट देखा होगा तो बिहार, आपका वेस्ट बंगाल है ना, इन जगहों पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन जगहों पे 1 डॉक्टर इज क्रिएटिंग टू अराउंड 26 to 27,000 पेशेंट्स, विच बेसिकली बिकम्स टू बर्डनसम फॉर हिम। वो मतलब इतने ज़्यादा पेशेंट देखता है, राइट। और अगर यही बात नर्स की जाए तो ऑल इंडिया एवरेज का लगभग आता है 483 पीपल, ठीक है। तो नर्स तब भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी वगैरह, ANM वर्कर्स आपने देखा होगा, तो नर्स का रेशियो तो उतना मतलब दिक्कत नहीं है, पर डॉक्टर्स का बहुत 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 ज़्यादा इशू है। ओके, सो और दूसरा इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि स्मॉल ग्रेजुएटिंग क्लास जो रहती है वो लगभग 100 से लेके 150 का स्ट्रेंथ रहता है। अपन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भाई सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हर किसी के 50-50, 60-60 सीट ले लो, 6-7 ब्रांचेस रहती हैं, तो लगभग एक बार में लगभग 700 से 800 बच्चे इंजीनियरिंग के एक कॉलेज से निकलते हैं। यही चीज़ मेडिकल कॉलेज में आके 100 या 150 तक आ जाती है, 120 सीट्स। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि स्मॉल ग्रेजुएटिंग क्लास है। अगर यही क्लास हम बड़ा कर दें, 200-300 तक का स्ट्रेंथ कर दें, तो हमारे पास काफ़ी प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर निकलने लगेंगे, ठीक है। पर इतना करना आसान नहीं है, कुछ रीजंस हैं उसके। देखिए, सेकंड जो इशू आता है वो ये है कि डॉक्टर्स को रोट लर्निंग की तरफ मोर इम्पॉर्टेंट उनका क्राइटेरिया रहता है रेदर देन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब भी बच्चा कोई 2nd या 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में जाता है तो वो 1st 2nd ईयर से ही उसका रटने वाला जो सिस्टम है, वो मेमोराइजिंग वाला इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फील्ड थोड़ा ब्रॉड है, आपको हर मसल्स का नाम याद रखना है, मसल्स के अंदर भी फलाने सेल हैं और वगैरह जो भी वॉट नॉट, ठीक है। दे हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो रोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसे केस में जो क्लिनिकल स्किल रहती हैं कि वो उनकी सही से डेवलप नहीं हो पाती। क्लिनिकल स्किल्स का मतलब है कि डायग्नोसिस सामने वाला कैसे करता है, कि मतलब कोई भी पेशेंट देखा तो उसमें कौन सी बीमारी दिख रही है, उसका डायग्नोसिस क्या है, ये चीज़ का स्किल थोड़ा सा लैकिंग होता है। क्योंकि ज़्यादा फोकस पूरे 4.5-5 साल जो रहता है वो रटने के ऊपर ज़्यादा रहता है, एग्जाम क्वालिफिकेशन की तरफ ज़्यादा है कि एग्जाम पास होंगे फिर देखेंगे, क्लिनिकल स्किल्स तो इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी। तो होता क्या है कि आप जैसे MBBS खत्म करते हो और जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तब आपको क्लिनिकल स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़े। तब समझ में आता है यार कि आपने देखा होगा कई बार कि जो नए डॉक्टर्स रहते हैं, आप उनके पास कोई केस लेके जाएंगे तो वो थोड़े से कई बार मान लीजिए कोई टफ चीज़ है तो बोलेंगे आप 1-2 दिन के बाद आइए। तो 1-2 दिन में अपने सीनियर से बात कर लेंगे या अपने प्रोफेसर से बात कर लेंगे, तब वो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस दे पाएंगे। तो यहाँ पे लैकिंग ऑफ क्लिनिकल स्किल्स देखने को मिलती है। तो अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम करें कि ये क्लिनिकल स्किल्स डेवलप हो जाएँ काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत फ़ायदे का चीज़ हो सकता है। देखिए, कुछ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा जाएंगे। एक दिन में कम से कम
कुछ नहीं तो 1000-1200 पेशेंट आपके वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के डॉक्टर्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, तो उन लोगों की क्लिनिकल स्किल डेवलप हो जाती है। पर ये चीज़ प्राइवेट के कॉलेजेस में नहीं हो पाती, ये चीज़ देखने को मिलती है। देन सिस्टम ऑफ इवेल्युएटिंग डॉक्टर्स फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन ऑफ देयर स्किल्स, कि कितना ज़्यादा आपने एग्जाम में जो भी पूछा गया उसमें कितने आपने सही जवाब लिखे हैं, कितना आपने टू द पॉइंट लिखा है। तो फोकस किस चीज़ का होता है, मेमोराइजिंग का होता है, रेदर देन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, देन बैकडेटेड सिलेबस एंड टीचिंग स्टाइल, तो जो सिलेबस है वो उसमें रिसेंट रिसर्च को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आपने इस बार का नोबेल पीस प्राइज, जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है, वो जेनेटिक सीजर्स जिसे आप कहते हो, CRISPR-Cas9 जीन। अभी CRISPR-Cas9 कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस के सिलेबस में अपडेट हुआ होगा, ये बड़ा कम होता है, तो इसलिए सिलेबस इज नॉट अपडेटेड टू न्यू ब्रेक थ्रूज। देन स्टूडेंट्स स्टडी इन टीचिंग सेंट्रिक पैटर्न, जो टीचर जैसा सेंट्रिक रहता है, मतलब टीचर जैसा से पढ़ा दिया वैसा वैसा रहता है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का वो मादा नहीं रखता है और ना ही उसके पास टाइम रहता है। सुजाता राव फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने एक लाइन कही थी, ये 2009 में सेक्रेटरी थी, 2009-2010 में, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि डॉक्टर्स आर सो पुअरली ट्रेन इन इंडिया दैट दे आर लिटिल बेटर देन क्वैक्स। क्वैक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर, तो झोला छाप डॉक्टर से थोड़ा सा बेटर है बस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ट्रेनिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स, ठीक है, तो स्किल्ड टीचर का थोड़ा कमी है मेडिकल एजुकेशन के मामले में। टीचर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज, कि उनके पास कौन कौन सी डिग्री है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, क्लिनिकल स्किल्स क्या होती है, कि डायग्नोस्टिक आप कितना अच्छा है, आपका डायग्नोसिस कितना है, कि आप कितने अच्छे से उस मर्ज को पहचान सकते हो कि यार ये सामने वाले को बीमारी है। तो जब आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो आप बच्चों को वो सिखा नहीं पाओगे, और क्योंकि आप बच्चों को सिखा नहीं पाओगे, बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। नॉलेज है उन्हें, सब पता है कि चीज़ कौन सी चीज़ है, पर दिक्कत आती है कि हाथ नहीं चल पाता कई बार कि बीमारी कौन सी है, क्या समझ में आ रहा है, कौन सी दवाई का नाम लिखना है, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे ज़रूरत ऐसा है डॉक्टर्स की है जो जिनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, ना कि डिग्रीज, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि लेस सैलरी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, कि कई बार मेडिकल कॉलेजेस में जो सैलरी दी जाती है वो काफ़ी कम रहती है, और अगर कोई बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है, मान लीजिए उसने MD की डिग्री कर रखी है, DM की डिग्री ले रखी है, MCH की डिग्री ले रखी है, क्वालिफाइड है, तो वो मेडिकल कॉलेज में जो आज के टाइम पे जो सैलरी दी जाती है वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दी जाती है। पर इतना तो वो पर डे का वो 30, 40, 50,000 कमा लेते हैं। जब कोई DM डॉक्टर रहता है, कोई बड़े शहर में बैठ रहा है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इन जगहों पे कोई DM डॉक्टर, कोई फेमस डॉक्टर आप देखिएगा, वो पर डे का लगभग 50 to 60,000 रुपीज़ कमा लेगा। तो जब वो इतना पर डे का कमा रहा है तो वो 1 लाख की नौकरी क्यों करेगा, वो भी पर मंथ जहाँ मिल रही है। तो ये चीज़ आती है कि क्वालिफाइड या स्किल्ड डॉक्टर्स जनरली कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, वो अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस खोलना पसंद करते हैं। फिर डिस्पैरिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिकली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ओके, अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो अक्रॉस द स्टेट्स वेरी करता है। इंडिया के 4 स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये अपने आप में लगभग 1.3 लाख 2.4 लाख लोगों मेडिकल सीट्स का हिस्सेदार है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं इन 4 स्टेट्स में। रीज़न क्या है, क्यों इतने कॉलेजेस हैं? द रीज़न इज़, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया कि मेडिकल कॉलेज अब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं था कि शुरू में नहीं थे, शुरू में थे, पर 1990s के आसपास जो हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी कर दिया गया, मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुलने लगे। और प्राइवेट कॉलेज जब खुले तो उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इन लोगों ने पैसा लगा के काफ़ी कॉलेजेस खोल दिए, प्राइवेट कॉलेजेस, और आज भी खुल रहे हैं काफ़ी प्राइवेट कॉलेज। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पैरिटी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये पॉलिटिकली आप देखोगे तो दे आर वेरी 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 कंट्रोलिंग स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, देन लैक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो डॉक्टर रहता है वो सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, और इस चीज़ की बड़ी कमी देखने को मिलती है। होता क्या है कि मेडिकल एजुकेशन नीड्स टू बी अलाइंड विद सोसाइटल नीड्स, हमारी जो सोसाइटी की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारे एजुकेशन को फिट बैठना चाहिए। कई बार आप देखोगे कि डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। कोविड के टाइम्स पे ऐसी काफ़ी खबरें सुनने को मिली कि जहाँ डॉक्टर्स ने बेतहाशा लोगों को लूटा है, मतलब एक एक दिन के वो 10-10, 20-20 हज़ार लोगों ने खर्च किए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में मेडिकल एथिक्स
या मॉरल ग्राउंड्स का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं इंटरेस्टिंग कि जो मेडिकल की बुक्स रहती हैं, किताबें रहती हैं, अगर कोई बच्चा फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ता है जो भाई अमेरिका में लिखी गई है या इंग्लैंड में लिखी गई है, उन किताबों का पहले या दूसरे जो चैप्टर्स रहते हैं वो मेडिकल एथिक्स के ऊपर होते हैं। पर इंडिया में जो किताबें लिखी जाती हैं उसमें मेडिकल एथिक्स का बहुत कम जिक्र रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो मेडिकल एजुकेशन है वो एथिकल व्यू पॉइंट पे फोकस ही नहीं करता। एक डॉक्टर को समाज की सेवा करना है, उसे बेटर बनाना है, उसे तंदुरुस्त रखना है, सही रखना है, उसके लिए उसको एथिकल व्यू पॉइंट उसके पास होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो जनरली मिसिंग रहता है। तो ये लैक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन में उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी ये फॉरेन मेडिकल एजुकेशन में देखने को मिलती है। सो आप ये पॉइंट एक लिख सकते हैं। देन 7th पॉइंट, सुपर स्पेशलिटी का क्रेज। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे रहते हैं वो सेकंड ईयर से ही वो पीजी की तैयारी करने लगते हैं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से पीजी, मतलब कि क्या हुआ कि एमबीबीएस का उनको वैल्यू ही नहीं है, उन्हें पीजी की तैयारी करनी, क्योंकि उनको पता है कि पीजी के बाद उनको बेटर प्रोस्पेक्टिव है, बेटर सैलरी है, सब कुछ ये चीज़ें बेटर है। तो यहाँ पे चीज़ें मिसिंग हो जाती है कि जनरल जो फिजिशियन मॉडल रहता है ये चीज़ मिसिंग है। आपको ये बात पता होगी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन एग्जिस्ट करता है, एनएमसी, जो 2020 में आया। ओके, एनएमसी क्यों आया? क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा वो जिस तरह से काम कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उन प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था डॉक्टर रंजीत रॉय चौधरी कमेटी रिपोर्ट ने 2016 में। तो ये उन्हीं के बारे में लिखा है। रंजीत रॉय चौधरी कमेटी ने ये कहा था कि इंडिया में एक बेसिक डॉक्टर मिसिंग है। ये बेसिक डॉक्टर या जनरल फिजिशियन मॉडल जिसे आप कहते हो, फिजिशियन क्या होता है? एक ऐसा एमबीबीएस डॉक्टर जो बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता हो, वो डायग्नोसिस कर सकता है सही से और पेशेंट को बेसिक दवाइयाँ दे सकता है। पर हो क्या रहा है कि क्रेज़ है। क्रेज़ किस चीज़ का है? कि हमें भाई एमडी करना है, हमें एमएस करना है, एमडी हो जाएंगे तो फिर हमें डीएम करना है या फिर एमसीएच की डिग्री चाहिए। तो जब आप आगे के लिए ट्राई करते हो, जो गलत नहीं है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, पर इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल इंडिया में आपका सुपर स्पेशलिटी का क्रेज़ हो गया है। तो अगर आपको मान लीजिए छोटा सा भी बुखार है या फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यार बड़े डॉक्टर को दिखाओ जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो, छोटे मोटे डॉक्टर को नहीं दिखाना। पर कई जगहों पे छोटे जो डॉक्टर रहता है, जो सिर्फ जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री, एमबीबीएस का डिग्री है सिर्फ, वो मोर देन इनफ है आपकी किसी भी बीमारी को ट्रेस करने के लिए। आप देखोगे कि कोई पुराने डॉक्टर्स आपके शहरों में जो एमबीबीएस डिग्री लेके बैठे हैं और 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काफ़ी ओल्ड एज पे आ गए हैं, रिटायरमेंट हो चुका है गवर्नमेंट जॉब से या किसी से भी, वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिशनर हैं, वो जनरल फिजिशियन कहलाते हैं। क्योंकि हर टाइप की बीमारी, छोटा मोटा सर्दी जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया वगैरह जो भी है, ये सब इजीली वो ट्रीट कर सकते हैं। हमें कई बार एमडी डॉक्टर को या एमएस डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये बेसिक जो डॉक्टर है इसकी बड़ी ज़रूरत है इंडिया में। ये बात कही थी रंजीत रॉय चौधरी कमेटी रिपोर्ट ने कि जो इंडिया के पास मिसिंग है, क्योंकि हर कोई सुपर स्पेशलिटी की तरफ भाग रहा है। अब सुपर स्पेशलिटी में भी दिक्कत क्या है पता है आपको? सुपर स्पेशलिटी की लगभग मतलब एमडी एमएस की जो सीटें रहती हैं, लगभग 80 से 90 हज़ार सीटें रहती हैं एक साल में, और उन लोगों उसमें मतलब 80 से 90 हज़ार लोग भरते हैं, 80 से 90 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं फर्दर स्टडीज़ का, और सिर्फ लगभग 7000 सीट्स रहती हैं। तो मतलब सिर्फ 8% सिलेक्शन रेट है, जो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। गिवन कि कितने सारे मेडिकल कॉलेज से लोग एमसीएच की तैयारी करते हैं, मतलब एमडी की तैयारी करते हैं, आगे की डिग्री लेने की चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाती है। उसके बाद से फिर काफ़ी और प्रॉब्लम्स आती हैं कि फिर वो दोबारा ट्राई करेंगे, वो अपना इस स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे और फिर वो एमडी की तैयारी करते रहेंगे, कहीं पे छुट्टी लेके, या दिल्ली में तैयारी करेंगे, बॉम्बे में तैयारी करेंगे। तो ये सब इश्यूज आते हैं आगे। देन प्रॉब्लम्स विद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। मैंने आपको बताया था अभी 1990s के आसपास काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस क्रॉप्ड अप हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉलेजेस के सेटअप के रूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। उसकी वजह से 1990 के बाद से काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए, और जब मेडिकल कॉलेज खुले आप कह सकते हो कि दिस लेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो कमर्शियल हो गया। इसकी वजह से डॉक्टर्स नाउ कैरी आउट सोशली वेस्टफुल प्रैक्टिस एंड डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं कि एमडी रेडियोलॉजी एक करके ब्रांच होती है, मतलब जो रेडियो जो देखते हैं, मतलब सोनोग्राफी वगैरह टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास, सिटी स्कैन वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लोग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, मतलब वो पेशेंट को देखेंगे और टेस्ट लिखना शुरू, उसमें से काफ़ी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वेस्टफुल टेस्ट। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके द्वारा हासिल की गई डिग्री
कई बार उन्होंने पेमेंट सीट के बेसिस पे ली होती है, और क्योंकि उन्होंने कई बार पेमेंट सीट के बेसिस पे ली होती है, करोड़ों रुपए दिए हैं एक डिग्री के लिए। जब आपके पास MBBS की डिग्री है और आपको MD करना है, MS करना है, और आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी आंध्र प्रदेश के या कर्नाटक के कॉलेज को दे रखा है किसी MD की डिग्री के लिए, तो आप कॉलेज जाओगे, सब कुछ होगा, बट वो 1 करोड़ आप वसूलोगे कैसे? तो जैसे आपका MD का डिग्री आपको मिलता है, आप पेशेंट से वो पैसा लेने लगते हो कि आपको 3-3 हज़ार के टेस्ट, 4-4 हज़ार रुपये के टेस्ट लिखवा दिए, तो कई टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है या जो डायग्नोस्टिक्स है, ये बड़ा खतरे की घंटी है, ठीक है। गिवन कि इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन डे टू डे के बेसिस पे जी रहा है, और उनसे आप 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के टेस्ट करवा रहे हो, गरीब जनता है, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब सही नहीं रहता ये प्रैक्टिस। देन इश्यूज ऑफ पार्ट टाइम डॉक्टर्स एज फैकल्टी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो नए नॉर्म्स हैं उसमें किसी भी मेडिकल कॉलेज की लगभग 20 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। तो 20 एकड़ ज़मीन आपको शहर में तो मिलेगी नहीं, तो जनरली क्या होता है कि गांव में कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं, शहर से थोड़ी दूर किसी हाईवे के पास में या रिंग रोड के आसपास, इस तरह से। तो जब कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो जो डॉक्टर रहता है वो गाँव में तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली या उसके बच्चों की ग्रोथ के लिए गाँव सही नहीं है, वो रहना चाहेगा शहर में। तो वो क्या करता है, पार्ट टाइम फैकल्टी के तौर पे एनरोल कर लेता है। अब क्योंकि वो पार्ट टाइम फैकल्टी है, वो कई बार ट्रैवल करता है, कई बार नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं उनकी पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब कि वो जब मेडिकल कॉलेज है इससे निकल गए, MBBS का डिग्री है, पर आता ना नहीं जितना कि आप एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में अगर रहते, आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहते तो काफ़ी कुछ सीख सकते थे। वो चीज़ें मिसिंग रहती हैं क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा खुल गए, एजुकेशन उतना प्रॉपर हो नहीं पाया। ये चीज़ हमने टेक्निकल एजुकेशन में भी देखी थी, तो एक कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में आप लिख सकते हो। देन करप्शन इन मेडिकल एजुकेशन, ये देखने को कई बार न्यूज़ मिलती है। इन केसेस ऑफ इंस्पेक्शन से देखने को मिलता है कि वहाँ पे डॉक्टर एनरोल्ड भी नहीं है, पर भी डॉक्टर का नाम लिख रखा है कि आज यहाँ इस कॉलेज में 50 डॉक्टर हैं, पर रियलिटी में सिर्फ 10 डॉक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पे। देन हेल्दी पीपल को बता दिया जाता है कि पेशेंट है, ये बताने के लिए कि जब इंस्पेक्शन की टीम आती है तो बता दिया जाता है कि जैसे वो मुन्ना भाई में आपने देखा है वो जो हार्ट वाला एक्टिंग करता है आदमी, तो कई बार ऐसा हेल्दी लोगों को दिखा दिया जाता है कि ये पेशेंट है, और ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, जो MBBS का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। देन पेइंग ब्राइब्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन इन ऑर्डर टू गेट अ सीट, ये मैंने आपको बता रखा है। ये एक इनफेमस प्रैक्टिस है जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन में देखने को मिलती है, और काफ़ी जगहों पे डॉक्टर्स को फेक डिग्री भी दे दिया जाता है, ठीक है, या फेक डिग्री जैसा रैकेट एग्जिस्ट करता है। तो वो इसलिए क्योंकि, और ये फेक डिग्रीज वाले जितने भी रहते हैं ये क्या बन जाते हैं, ये गाँवों में जाके क्वैक्स का काम करते हैं, जैसे आप झोला छाप डॉक्टर कहते हो, क्योंकि प्रॉपर मेडिकल डिग्री इनके पास नहीं रहती, ठीक है, ओके। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या सॉल्यूशन है? ऐसा नहीं कि हम एकदम मतलब हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। एक तो ये है कि हम मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी हम करेंगे तो हमारा हेल्थ सेक्टर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है, लिंक्ड है। अगर आप मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करोगे, हेल्थ सेक्टर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नीड टू बी ट्रेंड होलिस्टिकली ट्रेन करना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्लस मॉडर्न साइंसेज, ये एक अप्रोच है। देखिए, अगर मैं आपको मेडिकल का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, वो कैसा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ऐसे डॉक्टर्स जो MBBS है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ऐसा किया था कि जितने भी MBBS डॉक्टर्स, दे हैव टू कंपल्सरी सर्व इन रूरल एरियाज फॉर अराउंड 6 months to 1 year, ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या फिर ऐसा एक रूल बना सकते हैं अपन कि अगर आपको गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है, कभी भी आप सरकारी जो डॉक्टर की जो भर्ती निकलती है, अगर आप उसको बनना चाहते हो, तो आपको रूरल इलाके में सर्व करना कंपलसरी है। इस टाइप का कुछ कंडीशन रख सकते हैं ताकि हमारा जो रूरल इलाका है वहाँ पे डॉक्टर्स की जो कमी है वो उसको कैटर किया जा सके। देखिए, हिसाब ऐसा है, इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल इलाके में रहती है, और डॉक्टर ज़्यादा कहाँ बैठते हैं, रूरल में कि अर्बन में? वो अर्बन इलाके में बैठते हैं। तो रूरल इलाके में ज़्यादा पॉपुलेशन है पर डॉक्टर वहाँ कम है, और अर्बन इलाके में पॉपुलेशन कम है पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्टर्स अपना जो टेस्ट वगैरह लेते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, वो बहुत महंगा करते हैं, ठीक है। और वही चीज़ आप रूरल इलाके में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वैक्स मिलेंगे या झोला छाप डॉक्टर जो बोलेंगे कोई जड़ी बूटी खिला देंगे, कई बार वर्क करता है, कई बार वर्क नहीं करता। इस क्वैक्स की एक प्रॉब्लम और है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है कई जगहों पे। जब आप बिना बोले या बिना समझे दवाइयाँ ले लेते हो, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हो, तो जैसे कुछ भी सर दर्द हुआ तो पैरासीटामोल खा ली और 3 दिन तक लगातार खाते रहे, अगले बार कुछ बीमारी होगी तो पैरासीटामोल वर्क ही नहीं करेगी आपके ऊपर, जिसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब क्वैक्स ज़्यादा रहेंगे, जब फेक डिग्रीज रहेंगी, क्वैक्स वगैरह रहेंगे, झोला छाप डॉक्टर रहेंगे, तो वो उल्टी सी दवाइयाँ लिखेंगे, इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो आगे जाके इलाज करवाने में ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। और आप अपने इस आंसर में लिख सकते हो
क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन में कि कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज्ड कम्प्लीटली जो इंडिया का मेडिकल जो स्ट्रक्चर था, किस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बुरी खबरें सुनने को आया न्यूज़ में, ठीक है, कि बहुत गलत ट्रीटमेंट किया गया लोगों का, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए गए, पूरा घर का फाइनेंस बिगड़ गया, ठीक है, और उसके बाद भी लोगों को बचा नहीं पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको याद रखना है कि एक क्वालिटी आप आंसर लिख सको, ठीक है। सो डेट्स ऑल इन दिस लेक्चर। एंड अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप जल्दी कर सकते हैं। क्लासेस बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं मेरे पास, और मैं एक बड़ी क्लास को नहीं ले पाता, एक लिमिटेड 20 या 30 बच्चों को ही मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप छिंदवाड़ा के आसपास हैं और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देन प्लीज़ मोस्ट वेलकम कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड अगला जो एजुकेशन का रहेगा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।